हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। 500 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम आज बात करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। तो आज हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको, एंड प्लस जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं इस साल के लिए वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अनअकैडमी वैसे तो बहुत अच्छे जो है फीचर्स लेके आते ही हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये इन्होंने क्रिएटिव कॉर्नर नाम से बहुत अच्छा जो है एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, 5 स्टार प्रोजेक्ट। इस 5 स्टार प्रोजेक्ट में आप कहोगे क्या होता है भाई, ऐसा क्या है? इसमें आपको बहुत अपने ही फील्ड के माने जाने लोग जो हैं वो आपको ये क्रिएटिव कॉर्नर है एक तरह का, जिसमें जैसे आज के टाइम में आपको पता है कि हम स्टडीज़ भी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं क्योंकि स्कूल नहीं खुला हुआ है, प्लस हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम मतलब स्टडीज़ को लेके ही इतने परेशान हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप स्टडीज़ अच्छा कर रहे हो तो साथ साथ एक हॉबी, एक क्रिएटिव पार्ट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं कब कौन सा क्रिएटिव पार्ट आपका जो है वो इतना ब्रशअप हो जाए कि आप उसी में अपना कैरियर ढूंढ लो। और वैसे भी एक रिलैक्सेशन के लिए, माइंड की रिलैक्सेशन के लिए आपको एक किसी ना किसी करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। तो अब अनअकैडमी जो है वो आपके इस करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही जो आपका भी जो भी आपको पसंद है पार्ट, सिंगिंग, रोबोटिक है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, जो भी पार्ट आपका है उसको ब्रश अप करने की के लिए, आपको और ज़्यादा टैलेंटेड आपकी ग्रूमिंग करने के लिए वी कैन से, वो आपके लिए ये 5 स्टार प्रोजेक्ट लेके आया। ये होने जा रहा है 22 नवंबर को 9 AM 9 बजे स्टार्ट होगा। और इसमें आपको हर फील्ड के जो माने जाने लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे। आप देखेंगे आपको इससे अपनी स्किल जो है वो और ज़्यादा आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं अलग अलग, मैंने कुछ नाम दे दिए हैं आपको, सिंगिंग, ड्राइंग, पोइट्री, इवन पोइट्री पार्ट भी है, रोबोटिक है, डांसिंग है, बहुत सारे स्किल्स हैं जो हम अपने ब्रूम कर सकते हैं यहाँ इसकी हेल्प से, गाइडेंस की हेल्प से। और कोई छोटे मोटे लोग नहीं, जो अपनी फील्ड के माने जाने लोग हैं वो आपको गाइड करने वाले हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा 22 नवंबर 9 AM, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। पहले मैं आपको सैम्पल पेपर एनालिसिस बता दूं कि जो अभी 2020 का जो सैम्पल पेपर आया था उसमें सरफेस केमिस्ट्री के 1 मार्क्स क्वेश्चन थे 4, मीन्स टोटल 4 मार्क्स का यहाँ पर दिया हुआ था सैम्पल पेपर में। इट डज नॉट मीन कि थोड़ा चेंज वेरिएशन नहीं आ सकता, वो एक गाइडलाइंस के फॉर्म में आया हुआ है। तो आप एटलीस्ट 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करके रखिए सरफेस केमिस्ट्री को। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता ही होगी आई थिंक, नहीं तो जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं दोबारा कि कुछ पार्ट इसमें से क्या हो गया है, डिडक्ट हुआ है इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे या जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अभी इस साल जो 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 पार्ट इस सर्फेस केमिस्ट्री में छोड़ा गया है, डिडक्ट किया गया है, वो है इमल्शंस और कैटालिसिस। और कैटालिसिस में पूरा पार्ट जो होमो एंड हेट्रो टाइप के कैटलिस्ट हैं उनकी एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, सॉलिड कैटलिस्ट की, और एंजाइम कैटालिसिस, ये पूरा जो इनके सब टॉपिक्स हैं कैटालिसिस के वो भी मैंने आपको बता दिए जो डिडक्ट हुए हैं। अब हम किस टाइप से लेसन को तैयार करें कि हमारा एक भी मार्क्स जो है वो यहाँ से कट ना हो, छूटे ना। तो बेटा मैं आपको अलग अलग पैटर्न पूरे चैप्टर के बताऊंगी जिसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं एंड आ सकते हैं। जैसे कि एक पैटर्न आता है कि डिस्क्राइब द चेंज ऑब्जर्व, मीन्स जो भी एक प्रैक्टिकली पार्ट है ये कि यदि हम कुछ कर रहे हैं, कोलोइडल सोल में कुछ टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं या हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की है, इन दैट केस हमें क्या चेंजेस मिलेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन एक दो पढ़ के बता रही हूँ आपको
व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज एडेड टू अ सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जब हम NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में डालते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आप क्या चेंजेस नज़र आएंगे आपको। तो भाई वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसके डालने से क्या चेंजेस आएंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, और यदि आप NaCl डालकर उसको अच्छे से शेक करेंगे तो वही प्रेसिपिटेट जो है वो धीरे धीरे जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा उसका साइज, और उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं। जब हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सोल है उसमें हमने बीम ऑफ लाइट डाली, ठीक है, हमने उसके ऊपर एक लाइट की बीम पास की, तो हमें क्या दिखाई देगा, तो भाई हमें वहाँ पर टिंडल कोन बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वी नो दैट कि सोल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं एंड उससे टिंडल कोन बन जाता है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सिमिलरली ये दे कैन आस्क कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो बना करी जाती है, जैसे आपने सुना होगा चाइना वगैरह में भी ये आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस किया गया था। तो ये कैसे की जाती है, बादलों में जो है जाकर क्या करते हैं, एरोप्लेन से जाके या किसी भी इससे जाके हेलीकॉप्टर वगैरह से जाके सॉल्ट का स्प्रे कर देते हैं, एंड सॉल्ट क्या होता है NaCl। तो अब हम वहाँ क्या होता है, उससे क्लाउड में जो पानी अभी कोएगुलेट नहीं हो पा रहा, ठंडा, इसको टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड कंडीशन नहीं मिल पा रही कि वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाए, तो वो क्या करते हैं NaCl डाल के हम उसको कोएगुलेट कर देते हैं, उस वाटर को कोएगुलेशन हो जाता है और रेन की फॉर्म में वो बरसने लगता है, जिसे हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। ऐसे ही यदि हम एक कोलॉइडल सोल में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा, कैथोड एनोड लगाया हमने सॉल्यूशन में और हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की, देन व्हाट विल हैपन। तो हमेशा ध्यान रखिए सोल पर चार्जेस होते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हम करंट पास करेंगे तो वो जो सोल है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो या तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन करना है 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा मैक्रो, मल्टी एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स, या फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल के डिफरेंसेस बताओ। टेबुलर फॉर्म में आप डिफरेंसेस लिखिए इसके। तो मैं आपके, क्योंकि कई बच्चों का आ रहा था कि आप आंसर्स भी पूरा डिस्कस किया करो या आप बताया करो आंसर्स, हमें ढूंढना पड़ता है। कई होते हैं ना जिन्हें ढूंढने की प्रॉब्लम्स रहती है कि हम कहाँ से ढूंढें हम इन क्वेश्चंस को, उन्हें पकी पकाई खाने की आदत पड़ी हुई होती है, स्पून फीडिंग चाहिए होती है। तो मैंने ऐसे बच्चों के लिए यहाँ कुछ आंसर्स जो हैं वो, कुछ तो मैं आंसर्स बोल भी रही हूँ, आप साथ साथ लिख भी सकते हो, अदरवाइज जो टेबुलर फॉर्म में है उनको मैं यहाँ पर आपको आंसर्स दे भी रही हूँ। तो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड्स एक डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स हैं जिनमें एसोसिएशन या गैदरिंग हो जाती है, जिसमें मिसेल्स आते हैं। सोप वगैरह में जब मिसेल्स बनते हैं, डर्ट के चारों तरफ जो है वो कलेक्शन हो जाता है सोप पार्टिकल्स का या डिटर्जेंट पार्टिकल्स का, देन दे फॉर्म द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स हैं जिसमें कि बड़े साइज से छोटे साइज के पार्टिकल्स को बनाया जाता है, एंड ऐसे ही मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में हम जो है चेंजेस लाके कोलॉइड्स बनाते हैं, मतलब इसमें एसोसिएट, मतलब इसमें हम छोटे पार्टिकल्स से बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, एंड मैक्रो में बड़े पार्टिकल्स को कोलॉइडल फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ दे दिया, आप यहाँ से इजीली याद भी कर सकते हो। जिसको कुछ प्रॉब्लम हो कि कहाँ से हम सर्च करें, हमें पता नहीं चलता है, तो मैंने यहाँ आंसर्स भी दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का फिजियोज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन का भी उठाया है, क्योंकि डिफरेंसेस में 3 टाइप के डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। एक जो अभी बताया मल्टी एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में डिफरेंस, दूसरा लायोफोबिक लायोफिलिक में डिफरेंस आ सकता है,
एंड तीसरा है फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में डिफरेंसेस बताइए। फिजियोजॉर्प्शन एज यू नो कि एक एड्जॉर्प्शन है जिसमें कि फिजिकल बॉन्ड से एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में आपस में बॉन्डिंग रहती है। एंड फिजिकल बॉन्ड जब भी बनेगा वो काफ़ी वीक बॉन्ड होगा, इसलिए ये रिवर्सिबल भी होते हैं चेंज में। एंड इसमें कोई स्पेसिफिक किसी एड्जॉर्बेंट या एड्जॉर्बेट की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, कोई भी हल्का फुल्का थोड़ी सी क्वांटिटी में तो एड्जॉर्ब हो ही जाएगा। एंड इसमें हीट जो है वो बहुत कम निकलती है क्योंकि बॉन्डिंग बहुत वीक बन रही है। तो इस टाइप से मैंने 4 आपको यहाँ पर डिफरेंसेस दे दिए। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है ये क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स में आप हमेशा 4 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करोगे, 4 आप लिखें। एंड यदि 1 मार्क्स में आता है तो आप 2 पॉइंट्स लिखोगे। तो एटलीस्ट ये आप 4 पॉइंट्स तो अच्छे से याद रखिएगा। अब ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं या फिर 1-2 और पॉइंट्स भी हैं, तो आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है जो कि एप्लीकेशन पार्ट पर डिपेंड कर रहा है कोलॉइड्स के, कि रीज़न बताइए ऐसा क्यों होता है ना। तो जैसे आपने देखा होगा स्काई जो है वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है। तो भाई क्यों दिखाई देता है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है एंड ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। तो स्कैटरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं। तो कहीं कहीं फिजिक्स लग रही है तो कहीं केमिस्ट्री भी बीच में है, दोनों कनेक्टेड पार्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन। डेल्टाज आर फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर एंड रिवर वाटर मीट। जिस पॉइंट पर सी वाटर और रिवर वाटर आपस में मिलते हैं वहाँ डेल्टाज बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई रिवर वाटर जो है वो उसमें मडी वाटर होता है, उसमें मड होती है, लेकिन वो कोलॉइडल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सी वाटर जो है रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, हमें मालूम है नमकीन होता है सी वाटर। तो जैसे ही NaCl सी वाटर से रिवर वाटर के कोलॉइडल सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है तो वहाँ पर हो जाता है कोएगुलेशन, ठीक है। और वो सारी जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाती है वहाँ पर और कीचड़ बन जाती है, डेल्टास बन जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि सी वाटर और रिवर वाटर के जंक्शन पॉइंट पर ही हमेशा डेल्टास बनते हैं। ऐसे ही जब भी कट एंड बाउंस लगते हैं तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि फिट कर, आज भी कई दादी वगैरह जैसे होंगे, दादाजी होंगे, तो वो क्या करेंगे, कई बार कट लग जाएगा तो वो नहीं अप्लाई करते एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह, वो सीधा फिटकरी उठाते हैं, घर में रखी होती है फिटकरी, एलम जिसे कहते हैं, वो उठाते हैं और उसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके हल्का सा गीला करके उसको रगड़ देते हैं। तो ये भी आप कहेंगे कि ये तो पुराने, मतलब पता नहीं कहाँ से क्या है, ये क्या चला आ रहा है। एलम जो है वो एक रिच सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट का। एलम जो है वो पोटाश एलम यदि मैं कहूँ तो इट इज़ द पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का एक डबल सॉल्ट है। तो उसमें से आयंस निकलते हैं, जब भी वो वाटर में डिज़ोल्व होगा तो उसमें से आयंस निकलेंगे। एंड ये आयंस जो है वो ब्लड, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो जो है कोलॉइडल फॉर्म में होता है, वो कोलॉइडल है नेचर में। तो जब ब्लड में एलम जाएगा इलेक्ट्रोलाइट रिच सोर्स, तो ब्लड का क्या हो जाएगा बेटा, कोएगुलेशन हो जाएगा एंड वहाँ पर उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी एंड ब्लड बहना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये साइंटिफिक पार्ट्स हैं, हमें नहीं मालूम है, पुराने लोग सब जो है साइंस पर ही बेस्ड चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो आज हम सोचते हैं कि ये रीज़न साइंस से निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत पुराने साइंटिफिक लॉजिक्स हैं हर चीज़ के। ऐसे ये क्वेश्चन है कि लेदर जो है वो उसको डिप करके रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, देन इट हार्डन्स एंड टैनिंग हो जाती, टैनिंग करते हैं, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें लेदर को हार्ड किया जाता है। तो उसमें भी कोएगुलेशन होता है, लेदर का स्किन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह होती है, वो कोएगुलेट हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट से और वो हार्ड हो जाती है। तो ऑलमोस्ट इसमें दोनों आंसर नीचे के कोएगुलेशन पर, 3 आंसर्स आपके कोएगुलेशन पर ही बेस्ड है और एक स्काई वाला आंसर आपका
जो है टिंडल इफेक्ट पर बेस्ड है, स्कैटरिंग पर बेस्ड है, राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में जितने भी डिफाइंस हैं, जितने भी डिफाइन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 1 मार्क्स में, ये बहुत आते हैं, कई बार तो डिफाइन ही 3 नंबर का पूरा आपका एक साथ आ जाएगा पार्ट वाइज। तो आप क्या करोगे, ये सारे डिफाइन जो है वो अच्छे से याद करोगे। इनमें से कुछ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, जिनको कुछ प्रॉब्लम है कि कहाँ से करेंगे तो मैं बोलती जाती हूँ, जल्दी से आंसर आप लिख लीजिएगा। लायोफोबिक कोलॉइड्स या इरिवर्सिबल कोलॉइड्स क्या होते हैं, जो वाटर या सॉल्वेंट हीटिंग कोलॉइड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड, जिनके लिए हमें जो है स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। जैसे गोल्ड का सोल बनाना है, सल्फर सोल बनाना है, तो हमें टेक्निकली हमें उसको बनाना पड़ेगा सॉल्वेंट में, कोलोइडल सोल उसका। तो दे आर लायोफोबिक एंड वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो उनको हम वापस उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते। एरोजोल्स तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए। एरोजोल जहाँ एयर के अंदर जो है वो डस्ट या स्मोक वगैरह जो है वो कोलोइडल फॉर्म में रहती है। टिंडल इफेक्ट अभी आपको बताया कि जब भी हम कोलोइडल सोल में लाइट पास करते हैं तो एक टिंडल कोन बन जाता है स्कैटरिंग की वजह से, विच इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोएगुलेशन में जब भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी वजह से उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो चार्जलेस हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड कोएगुलेशन। पेप्टाइजेशन में हम प्रेसिपिटेट से में कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको अच्छे से शेक करते हैं एंड उसको कोलोइडल सोल में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेट। CMC जो है वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स के लिए है, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, इन विच जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं वो एक डेफिनेट कंसंट्रेशन से ऊपर, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी, डिटर्जेंट की कंसंट्रेशन होगी, तभी उनका बनना होगा, अदरवाइज वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं, जीटा पोटेंशियल में क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहता है, पहली जो लेयर होती है चार्ज की वो परमानेंट लेयर होती है, और दूसरी लेयर जब उसमें उसके ऊपर डेवलप हो जाती है तो वो डिफ्यूज लेयर होती है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियलिटी आएगा, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। देन कोलोडियन क्या होते हैं, कोलोडियन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस बनाया गया है जिसके अंदर हम फिल्टर पेपर को डिप करके जब रखते हैं एंड देन ड्राई कर लेते हैं, तो जो फिल्टर पेपर के होल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, एंड देन हम जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड जिसे कहते हैं, हम उस मेथड की हेल्प से हम कोलोइडल सोल को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो कोलोडियन इज अ solution which is having the ability to block the pores of the filter paper. And then electrophoresis तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जब कोलोइडल सोल में हम करंट पास करते हैं तो सोल के ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमेशा रहता ही है, तो उसमें करंट पास करने पर वो कोलोइडल सोल या तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एंड देन डायलिसिस जो है एक मेथड है जिसे हम कोलोइडल सोल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी का एक टेक्निकल एक और पार्ट भी है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसमें हम डायलिसिस प्रोसेस को ही तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथोड एनोड लगाकर, इलेक्ट्रोड्स लगाकर हम उस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड जो है वो कई बार, मतलब मैंने लास्ट जो 5, 6, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करके मैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लेके आई हूँ। आप यदि ये सारे क्वेश्चंस आप यदि रेडी कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है सरफेस केमिस्ट्री का। तो अच्छे से तैयारी करिए इस लेसन की। हम
सरफेस केमिस्ट्री की, एंड हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। अब आगे हम पी ब्लॉक एंड डीएफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में, एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।